हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम पुट्ठे का एक खाली खोखा लें। पुट्ठा आपने देखा होगा, उसके दोनों ओर डोरी या मजबूत धागा बांध दें और एक टेबल ऐसा जो चौकोर होता है उसके ऊपर खाली डब्बा इस तरह से रख दें। वो खोखा समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर ऐसे एक के ऊपर एक रख दें और उसके दोनों तरफ धागा एक ऐसा बांधें और उस धागे में 2 तराजू हों, पलड़े हों और दोनों पलड़ों में समान द्रव्यमान वाली, जैसे 50-50 ग्राम की वजन की कोई छोटी सी वस्तु रख दो। खोखा मेज पर तुम्हें स्थिर दिखाई देगा, न एक दाएं खिसकेगा न बाएं खिसकेगा। इसका मतलब क्या है? किसी एक पलड़े में दूसरे पलड़े की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु रखने पर तुम देखोगे खोखा उस पलड़े की दिशा में सरकने लगेगा। जैसे एक तरफ 50 ग्राम मैंने बताया, दूसरी तरफ 60 ग्राम रख दो तो किधर खिसकेगा? वो नेचुरल है कि आप कहेंगे जिधर 60 ग्राम है, ज़्यादा वजन है, उधर खिसकेगा। पलड़े में समान द्रव्यमान जब तक थे तब क्या हुआ? उस पलड़े पर समान गुरुत्वीय बल लगा। समान गुरुत्वीय बल लगने के कारण वो अपने स्थान पर स्थिर रहा। लेकिन खोखे पर जो संतुलित बल क्रियाशील होता है उसमें हमने एक कुछ क्या चीज़ और प्रभाव देखा कि खोखे पर संतुलित जब बल क्रियाशील होता है तो उस समय बलों की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण परिणामी बल शून्य होता है। खोखा स्थिर रहता है। उस स्थिर बल के कारण ही वो स्थिर पड़ा रहता है। लेकिन जब एक तरफ वजन ज़्यादा कर देते हैं तो वो असंतुलित बल लगने लगता है। विपरीत एक पलड़े में अधिक द्रव्यमान या भार रख देते हैं तो खोखा अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में सरकने लगता है। उस खोखे पर तुम देखोगे दोनों ओर असमान बल लग जाने के कारण असंतुलित बल उस समय क्रियाशील हो जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप खोखा जिधर 60 ग्राम है उधर खिसकने लगता है, क्योंकि 50 ग्राम कम है, 10 ग्राम का अंतर है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। ऐसा दैनिक जीवन में आप तमाम उदाहरण देखते हैं। जैसे रस्सी का खेल खेलते हुए कि एक तरफ 3 विद्यार्थी हों, दूसरी तरफ जो है 4 विद्यार्थी हों। पहली बार मान लो 3-3 विद्यार्थी हों और तीनों जो है समान शक्तिशाली हों तो दोनों खींचेंगे एक समान ताकत से, तो समान बल होने पर डोरी हिलेगी नहीं, अपने अपने जगह पर सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर एक और 3 विद्यार्थी ही हों लेकिन ये बड़े बड़े मजबूत हों, दूसरी तरफ 3 विद्यार्थी हों लेकिन वो कमज़ोर हों थोड़ा, तो जो बड़े विद्यार्थी हों जैसे 10वीं कक्षा के हों, एक तरफ आप 8वीं कक्षा के हों, तो नेचुरल है कि 10वीं वालों का पावर जो बल है, फोर्स है, उनको अधिक लगाएंगे, जिससे डोरी उनकी ओर सरक जाएगी। अर्थात प्रथमतः दोनों ओर से जब बल लगाए शुरू में तो हमने देखा उस उदाहरण में कि संतुलित था। लेकिन जैसे ही एक तरफ 10वीं के विद्यार्थी हो गए और दूसरे तरफ 8वीं के होते हैं तो उस रस्साकसी में क्या होता है, जिधर 8वीं वाले आप इधर राइट साइड में हो तो उधर जो है आप देखोगे उधर से जिधर बच्चे ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा उधर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, जिसकी वजह से 8वीं से 10वीं की ओर खिसक जाएगा, मतलब असंतुलित बल लगेगा। और उदाहरण हम देखें, अनाज से भरा डिब्बा घर में रखा रहता है, उसको आपको कहेंगी मम्मी कि ज़रा ज़मीन पर खिसका करके वहाँ से यहाँ हटा दो, तो सरकाते समय मान लो एक व्यक्ति की अपेक्षा 2 व्यक्ति द्वारा की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों एक ही दिशा में बल लगाएं तो सरकाना आसान होगा। लेकिन तुम्हें अगर कह दिया जाए बेटा इसे खिसका दो तो तुम आसानी से नहीं सरका पाओगे। उस समय तुम अनुभव कर लोगे कि संतुलित बल या असंतुलित बल क्या है। बच्चों,
किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगते हैं तब उसका योगफल के वह बराबर उस पर बल प्रयुक्त होता है। वह संयुक्त बल होता है। जैसे दो लगा रहे हैं तो F बराबर F1 प्लस F2 होगा। यदि दो बल एक ही वस्तु पर परंतु विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर लगा होगा। F1 बराबर माइनस F2 हम कह सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा हम लोग बल का प्रभाव ये देखते हैं कि बल या परिमाण और दिशा दो राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल को सदिश राशि कहा जाता है। परिमाण मतलब मान, क्वांटिटी, उसकी कितनी न्यूटन बल लगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, जो भी। बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है। कोई भी बल लगने के कारण स्थिर पिंड, हम बैठे हैं, कोई आकर के हाथ पकड़ करके खींच दिया, उठा दिया, उसमें बल लगा है। गतिशील पिंड की चाल अथवा उसकी दिशा बदलती रहती है। उसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर रखने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। कोई चीज़ आ रहा है, सामने से दौड़ते हुए आप सामने हैं तो तुरंत उसे आपको देख करके फट से वो रोक देता, ब्रेक लगा देता, मतलब उस समय बल लगाता है। बल के कारण आपने आकार भी बदलते हुए देखा। गेंद कोई लिया है प्लास्टिक का, उसे आप दबाओ तो उसका आकार छोटा हो जाता है, दब जाता है कहीं ना कहीं। रबड़ का स्प्रिंग है, उसे खींचो छोड़ दो, अपने मूल आकार में आ जाता है। आटे को मम्मी गूंथती है तो उस समय आप देखे होंगे आटे के गोले को बल लगाए तो उसका आकार जो है चपटा हो जाता है, उंगली उसमें ऐसी धंस जाती है। कुम्हार घड़े को आकार देते समय विशिष्ट दिशा में बल लगाता है। इस प्रकार आकार में परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं। रबड़ को खींचने पर उसका प्रसरण होता है, फैलाव होता है। ऐसे तमाम उदाहरण आप प्रतिदिन देखते हैं। आगे हमने इसमें ये देखा कि किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल लगाया जाए तो उस वस्तु पर होने वाला परिणाम जो होता है यह उस पर प्रयुक्त कुल बल के कारण ही होता है। अब आगे का टॉपिक है जड़त्व या इनर्शिया। जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है। यह किसी पिंड की अपनी वर्तमान अवस्था, मूल अवस्था को न बदलने की एक जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को उसका जड़त्व कहते हैं। आपने देखा होगा बल के कारण पिंड की स्थिति का बदलना। बल के बिना पदार्थों की पिंड की गति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दे, उसकी वही प्रवृत्ति जो होती है उसी को जड़त्व की संज्ञा दी गई है। एक कांच का गिलास पर आप घर पे प्रयोग ये कर सकते हैं। उस पर पोस्ट कार्ड रख दो और उस पर 5 रुपये का सिक्का रख दो। अब पोस्ट कार्ड को हाथ की उंगली की सहायता से ऐसे टक्कर मारो, स्ट्राइकर पर जैसे आप कैरम खेलते समय मारते हैं। तुम देखोगे सिक्का कहाँ गिरेगा, सीधा गिलास में ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिक्का अपने उसका मूल गुणधर्म क्या है, जड़त्व, अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है। लेकिन जब उसे हम गतिशील करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति न बदलने की होती है तो वह उसी में गिर जाता है। इसी तरह एक लोहे के स्टैंड पर किसी धागे वन की सहायता से जो है तुम आधा किलोग्राम द्रव्यमान का वाट या वजन लगा दो। दूसरी तरफ दूसरा धागा दूसरा बांध करके लटका रखो। अब धागे 2 को झटका देकर नीचे थोड़ा खींचो। धागा 2 टूटता है परंतु वाट नीचे नहीं गिरता है, भारी वस्तु हिलती नहीं। अब धागा 2 धीरे धीरे नीचे खींचो, तुम देखोगे धागा 1 टूट जाता है, वाट नीचे गिर जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? धागा 1 पर वाट के कारण आया हुआ तनाव। तो इस कृति से आपने
यह सीखा कि पिंड की उस गति की स्थिति में रहने का जो प्रवृत्ति है वही उसका जड़त्व है। इसलिए बाह्य बल प्रयुक्त न होने पर कोई वस्तु कैसा होगा? स्थिर है तो स्थिर ही अवस्था में रहेगा, और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब दाब क्या है, बल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, आशा है कि आप समझ गए होंगे। दाब, जिसको अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, दाब भी ऐसी भौतिक राशि है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके लिए उदाहरण पहले हम समझें, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ियों के टायर में हवा भरते हुए आपने देखा होगा, जैसे साइकिल और कार। हवा भरने वाला जो यंत्र होता है, पंप जिसको कहते हैं, उसके ऊपर दाब दर्शाने वाली चकती या डिस्क आपने देखा होगा, अथवा डिजिटल मीटर भी आपने जो है पेट्रोल पंप वगैरह पर जब हवा भराते हैं देखा होगा। डिजिटल मीटर पर दाब के आंकड़े आपको दिखेंगे 0 से आगे तक। ऐसा यंत्र के द्वारा उसमें विशिष्ट अंक मान तक टायर में दबाव बनाया जाता है। जैसे स्कूटर है, हम भराते हैं तो उसमें देखते हैं कि आगे 28, पीछे 32, इस तरह से भरा जाता है दाब, जिससे वो आसानी से गाड़ी आगे चलती है और टायर से हमें जंप नहीं महसूस होता है, दबता नहीं। साइकिल के टायर में हाथ पंप की सहायता से ऐसे प्रेस करके हम दबाते हैं तो हवा भरते समय उस समय हम बल लगाते हैं, यह आप सभी जानते होंगे। बल लगाकर हवा का दाब बढ़ाकर वह टायर में भर दी जाती है। क्या बल और दाब इसमें कुछ संबंध है? यस, बल और दाब में समानुपाती का संबंध है। एक बढ़ेगा बल, अगर दाब बढ़ाना है तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा देर तक। अब अगली कृति करें। कुछ नुकीली पिन लें, एकदम पतली वाली पिन आपने ऑफिस में देखा होगा, घर में देखा होगा, टाचनी। उसको हथौड़े की सहायता से एक लकड़ी के तख्ते पर ठोको। उसी की एक कील लेकर कील के ऊपर वाले भाग पर ठोको, तख्ते पर रखकर नुकीले भाग की ओर से हथौड़े को ठोको। चौड़े भाग से ठोक और नुकीले भाग से ठोक। दोनों में क्या अंतर देखोगे? कील नुकीले भाग से तख्ते में आसानी से घुस जाती है ऐसा, परंतु ऊपर वाला भाग जो चौड़ा भाग होता है वहाँ से वो नहीं घुसती। 10वीं कक्षा में ड्राइंग बोर्ड पर जो है ड्राइंग पिन टोचते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन प्रयोग जब कराते हैं तो उस समय टोचते समय पतली तरफ से हमेशा टोचना, उसे दबाना, ताकि वह पिन हमें उंगली में न धंस जाए। हम अंगूठे द्वारा बल लगाकर ड्राइंग पिन को आसानी से उसमें धंसा सकते हैं। इसके विपरीत आलपिन ड्राइंग बोर्ड पर टोचते समय अंगूठे को चोट न पहुँचे, इसकी ध्यान हमें रखते हैं। इसलिए नुकीले सिरे से नहीं, चौड़े सिरे को ऊपर रखते हैं, नुकीले सिरे को नीचे रखते हैं। इस प्रयोगों से आपको समझ में आ गया होगा कि कील के नुकीले भाग से कील लकड़ी में आसानी से घुसती है। जबकि इससे एक बात और तुम्हारे ध्यान में आ गई, कील के ऊपर वाले भाग पर बल लगाने से कील जो है वो हो जाता है,